आह, बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखता हूँ। शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। और ये सोचकर राजू उठकर जंगल की तरफ चल दिया। राजू एक बहुत ही गरीब और अनाथ बच्चा था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता सरजू गांव की अमीर जमींदार सेठ किशोरी लाल के यहाँ मजदूरी किया करता था। लेकिन पिछले साल एक अनाज से भरी बोरी उठाते हुए अचानक ही सरजू को दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसा। राजू उसी पल से बेसहारा हो गया। हालांकि पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के लिए सेठ किशोरी लाल ने उसे अपने घर में रख लिया, लेकिन सच ये था कि राजू के रूप में किशोरी लाल और उसके परिवार को एक मुफ्त का नौकर मिल गया था। किशोरी लाल की बीवी सुनंदा राजू से सारा दिन घर के काम करवाती और 2 वक्त के खाने के नाम पर उसे घर का बचा खुचा या कई बार तो थालियों की बची हुई जूठन ही पकड़ा दिया करती थी। लेकिन इस समस्या का एक हल था राजू के पास। उसे जब भी भूख लगती तो वो सीधा गांव के घने जंगलों में पहुंच जाता था और वहां से अपने खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लिया करता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करता हूँ, 1-2 और तोड़ लेता हूँ, शाम को खा लूंगा। ऐसा सोचकर राजू ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर किशोरी लाल की हवेली की तरफ चल दिया। वो आम खाते हुए ही जा रहा था और बहुत खुश भी था। लेकिन फिर, अच्छा तो तू यहाँ है कामचोर कहीं का, और ये आम कहाँ से लाए रे? हाँ मालकिन, वो मैं ये आम हमारे बाग से चुरा कर लाए है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुनंदा ने राजू को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसके कान खींचते हुए सीधा उसे लेकर किशोरी लाल के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गया हमारे आमों का चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रहा था। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो जंगल गया था और... चुप हो जा, नमक हराम कहीं के। तेरा कोई नहीं, ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने। लेकिन सच है, तुम फटीचर लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ उसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 थप्पड़ लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भगवान, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरा अनाथ है, 1-2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा, जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुनंदा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। उसे भी यही लगा था कि राजू जल्दी ही हवेली वापस लौट आएगा, लेकिन असल में राजू के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। राजू बस रोए जा रहा था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ बच्चों पर पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाते देखकर राजू को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल पहुंच गया, उसी आम के पेड़ के पास जहां से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यहीं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? राजू के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद राजू को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। शुक्रिया दोस्त। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकता हूँ? पहले जो मैं ले गया था वो सारे वहीं गिर गए जब मालकिन ने मेरा कान खींचा था। राजू के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे राजू के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया और फिर मजा आ गया। दोस्त, सच में अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। अब सब अच्छा है, खाने के लिए तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन घर तो अब भी नहीं है मेरे पास। घर के बारे में सोचकर राजू एक बार फिर से उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो।
ये देखकर राजू घबरा गया और पेड़ से दूर जाकर खड़ा हो गया। तब राजू ने देखा कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, लेकिन जमीन पर गिरते ही एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने उसका अपना और एक बहुत ही प्यारा घर था, जो कि उन्हीं पत्तों से बना था जो पेड़ से टूटकर नीचे गिरे थे। ये देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये घर तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। दोस्त, तुम तो सच में कमाल हो। इतना कहकर राजू उस पत्तों से बने घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर तो वो हैरान ही रह गया। उस घर के अंदर उसकी जरूरत की हर चीज थी और वो सब पत्तों से ही बनी हुई थी। राजू पत्तों से बने आरामदेह बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद भी आ गई। कई दिनों के बाद वो इतनी गहरी नींद में सोया था, क्योंकि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वो अब अपने खुद के घर में था, जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। दूसरी तरफ किशोरीलाल की पत्नी सुनंदा परेशान हो रही थी। उसने 3-4 दिन राजू का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने किशोरीलाल से कहकर अपने लिए नया नौकर रख लिया और इस तरह राजू के बारे में हर कोई भूल गया। कोई नहीं जानता था कि राजू कहाँ है और किसी को उसके बारे में पता करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। फिर कई सालों के बाद, हाँ भाई बरखुरदार, ये लो, ये रहे उस जमीन के कागज, बड़े जुगाड़ से हासिल किए हैं। घूस खिलाते खिलाते अपनी तो जेब ढीली हो गई। कोई बात नहीं पापा, आज अगर जेब कुछ ढीली हुई है तो कुछ टाइम बाद आपकी जेब छोटी पड़ने लगेगी। इतने पैसे होंगे हमारे पास, बस एक बार उस जंगल की जमीन पर हमारा होटल बनकर तैयार हो जाए। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि आखिर कब आएगा वो दिन। बस पापा, आज ही जा रहा हूं। पहले जंगल साफ कराना होगा, तो शहर से टीम बुलाइए। सारे पेड़ काटकर जमीन साफ हो जाए, फिर करवा देंगे भूमि पूजन। ठीक, ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज वैसे भी मुझे कोई खास काम नहीं है। ठीक है पापा, बस 1 घंटे में चलेंगे। किशोरीलाल अपने बेटे विशाल के साथ अपनी खरीदी हुई जमीन के पास पहुंच गया। किशोरीलाल बहुत खुश था। उसे तो अपने ख्यालों में जंगल के उन हरे भरे पेड़ों की जगह अपना आलीशान होटल भी दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर, क्या कर रहे हो? काम शुरू क्यों नहीं करते? चलो जल्दी करो, आज ये वाला एरिया साफ हो जाना चाहिए, समझे? सर, हमें लगता है इस इलाके में कुछ आदिवासी रहते हैं। उनके रहते हम जंगल कैसे साफ करेंगे? क्या कहा? आदिवासी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ सिवाय इन पेड़ों के कुछ भी नहीं है। नहीं सर, यहाँ से कुछ दूर पत्तों से बना एक घर है, मैंने खुद देखा है उसे। हालांकि उसके अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन हमें डर है कि अगर वैसे ही घर और भी हुए तो यहाँ जरूर आदिवासियों का डेरा होगा और वो हमें कभी भी। ठेकेदार अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक सनसनाता हुआ नुकीला तीर आकर उसके सिर पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तो उस जगह तीरों की बारिश शुरू हो गई। वो तीर कहाँ से आ रहे थे और कौन उन्हें चला रहा था, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। खास बात ये थी कि उन तीरों पर जहर लगा था, जो किसी भी इंसान को जान से मारने के लिए काफी था। ये देखते ही किशोरीलाल और विशाल फौरन वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर कभी उन्होंने जंगल की उस जमीन के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरी तरफ जंगल में देखा दोस्त, कैसा मजा चखाया मैंने इन लोगों को। ये लोग तुमसे तुम्हारा घर, ये जंगल कभी नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, ये वादा है मेरा। इतना कहकर राजू अपने घर के अंदर चला गया। वही पत्तों का घर जिसके जादू ने कभी अनाथ राजू की जिंदगी संवारी थी, और अब वही राजू पूरे जंगल का रक्षक बन गया था। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था, जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे, तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी, जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है।
आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा। लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो, अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी। अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके, जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाएं। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयाँ और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद
अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी जो कि उसकी बेटी दिव्या थी उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब। लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया। बगुलों के राजकुमार ने दासी दिव्या, उसकी माँ और उन सैनिकों को कारावास में बंद कर दिया और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।